गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। आप अगर क्रैक प्रथम के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जैसे कि द हिंदू न्यूज एनालिसिस। इसके अलावा यूपीएससी के लिए मेंस टॉपिक और बीपीएससी के लिए कई सारे टॉपिक शुरू किए गए हैं। बीपीएससी के लिए जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही करंट अफेयर और बीपीएससी यानी जो 67th प्रीलिम्स होने वाले हैं उसके लिए प्रीलिम्स का सेट पेपर भी शुरू कर दिया गया है। इसमें 11 या 12 चैप्टर जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिया गया सेट पेपर। तो इस पर कई लोगों का कमेंट आया कि जीएस पेपर की भी शुरुआत की जाए, तो हमने निर्णय लिया कि जीएस पेपर को भी शुरू किया जाए और इसकी शुरुआत की जा रही है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी और यह ज्योग्राफी जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से शुरू की जाएगी, ताकि जो नए बच्चे हैं और जो पुराने हैं दोनों को फ़ायदा मिल सके, यानी कि ओल्ड एंड न्यू दोनों को फ़ायदा मिल सके। इसलिए क्लास 6 के एनसीईआरटी से शुरू किया जा रहा है ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। ये क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, क्या नाम है? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी को जानने से पहले हम जानते हैं ज्योग्राफी क्या है। दरअसल यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? जी और ग्राफिया, और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अतः सामान्य भाषा में बोले तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। भूगोल में आप पहले जानेंगे खगोलीय पिंडों को। खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि आप सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आपको आसमान में चमकती हुई दिखती है, वह क्या है? खगोलीय पिंड। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड दिन में नहीं दिख पाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो तीव्र होता है प्रकाश, उस कारण से वह छिप जाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, और ये चूँकि गैस के बने होते हैं इसलिए इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और ये दूसरों को प्रकाशित भी करते हैं। जैसे कि हमारा जो सूर्य है वो हमारे चंद्रमा को, पृथ्वी को प्रकाशित भी करता है। अपने आकाश में इस प्रकार के रात्रि के समय जो आकृतियां हैं वो जरूर देखी होंगी, है ना? तो ये जो आकृतियां हैं इनको तो आप जरूर देखे होंगे, सप्तऋषि। तो ये जो तारों के समूह द्वारा जो बनाई जाती हैं आकृतियां, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या है? दरअसल यह नक्षत्र मंडल कहलाता है। यानी कि रात्रि के समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, जो नक्षत्र मंडल कहलाता है। जैसे कि अर्सा मेजा, यहाँ पे देखें अर्सा मेजा। इसके अलावा बिग बियर, आप ये देखिए, ये पूरा क्या है? ये बिग बियर है। इसमें कई सारे तारे के जो समूह हैं वो शामिल हो जाते हैं। ये बिग बियर, और इसका भाग है, देखिए अर्सा मेजा और बिग बियर का भाग हमारा जो है सप्तऋषि। अगर आप ये देखते हैं तो आज रात्रि में ये भी जरूर आप देखिएगा। इस प्रकार की आकृतियां हैं। इसके अलावा कई सारे आकृतियां, जैसे कि लियो, यहाँ आप देख सकते हैं आप इस प्रकार की आकृतियां। तो ये क्या है? यह है नक्षत्र मंडल। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो तारे के समूह हैं उनको द्वारा बनाई जाती है। जो हमारे विज्ञान आज जो इतना डेवलप हो चुका है, इससे पहले जो ज्योतिष शास्त्र था, वो जो ज्योतिष शास्त्र है इन्हीं सब तारों की आकृतियाँ यानी कि नक्षत्र मंडल के द्वारा तय की जाती थी, और आज भी कई देशों में या फिर हमारे इंडिया में ही इसका इस्तेमाल पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा। इसे भी आप जानते हैं। ये जो ध्रुव तारा है ये क्या है? एक ही जगह पे स्थित होता है, जिस कारण से पुराने समय में इसके आधार पर दिशा को भी तय किया था। ये जो है पृथ्वी के उत्तर दिशा में हमेशा रहता है। इसको आप पहचानना हो तो आप इसे इस तरह से, जैसे कि आपने देखा अर्सा मेजा का भाग कौन सा? बिग बियर का। यह है सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि वाला जो भाग है यानी कि नक्षत्र मंडल, इसके नीचे वाले दो तारे हैं, इसके इस तरह से लाइन खींचेगा तो आपको एक उत्तर की दिशा में इस प्रकार के मिल जाएंगे। लेकिन कई बार आपको ये तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ, वो कई समय आपको लगे उत्तर में है, कभी कभी कुछ और दिशा में मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो घूम रहा है ना? तो जिस कारण से यह हर मौसम में कुछ ना कुछ इसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है, लेकिन ये उत्तर की ओर ही रहता है, जिसे आप इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि समर के समय इसको पहचाना जा सकता है किससे? अब देखिए ये जो सप्तऋषि है इसकी सहायता से आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि समर के समय देखेंगे तो ये जो लाइन है इसके नीचे रहेगा ये
और इस प्रकार से जैसे तारे बने होंगे सप्तऋषि का गर्मी के समय, तो यहाँ पर होगा, इस तरह से पता लगाइएगा। इसके अलावा स्प्रिंग के समय आप इस तरह से पता लगाइएगा कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है, नॉर्थ स्टार। इसके अलावा आप बरसात के मौसम में इस प्रकार से, और जाड़े के मौसम में आप इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि जो नॉर्थ स्टार है वो कहाँ पे है। तो आप सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। तो आप समझ गए कैसे आप पहचान सकते हैं इस ध्रुव तारे को। ये हर मौसम में आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ये नीचे वाला जो लाइन है इसके हमेशा सीधे में होता है, ये देखिए, है ना। ये जो नीचे वाले 2 तारे हैं उसके हमेशा यहाँ पर सीधा। तो आप समझ गए ध्रुव तारा के बारे में। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह। यह तारों का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है वो सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहा है ना। इसी प्रकार से उपग्रह हैं, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और इनका भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जैसे कि हमारा खुद का चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सौर मंडल, सौर मंडल यानी कि सूर्य का मंडल, इसमें 8 ग्रह शामिल होते हैं। इस प्रकार इसमें खगोलीय पिंड के अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी शामिल होती है इस सौर मंडल में। चूँकि सौर मंडल के मध्य में कौन सा है, सूर्य, ये एक प्रकार से मुखिया है। तो इसके आगे अगल बगल कई सारे ग्रह हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल, जिसका केंद्र क्या है, सूर्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य को। सूर्य यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसके खिंचाव बल के कारण ये जो ग्रह हैं वो क्या होते हैं, इससे बंधे हुए हैं। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी है, किंतु इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा हमें उतनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि यह जो है हमारे पृथ्वी से काफ़ी किलोमीटर दूर है। जैसे कि यह हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर अवस्थित है। और हमारा पृथ्वी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। अगर हम बात करें इन ग्रहों की, तो आप देख सकते हैं अगर दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे नज़दीक में है कौन सा है, मरकरी। दूसरे स्थान पर है ये वेनस यानी कि शुक्र। पृथ्वी तीसरे स्थान पर, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे प्लूटो भी है। तो ये तो ग्रह से निकाल दिया गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सन है, और इसके आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ इस पर ये जो पिक्चर इसमें काफ़ी स्पष्ट है। तो मरकरी, उसके बाद है वेनस, यहाँ पे अर्थ तीसरे नंबर पे है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर ये तो हुई दूरी के हिसाब से, इस सन के दूरी के हिसाब से इन ग्रहों की ये जो स्थिति है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार के आधार पर बताएं तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे हमारा ये पृथ्वी है। छठे पे कौन आ जाएगा, चलिए खुद आप देखिए। आकृति पृथ्वी से थोड़ी छोटी, लेकिन इन दोनों से बड़ी कौन है, यह है वेनस। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्स, और सबसे छोटी है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। तो आप आकार के आधार पर और दूरी के आधार पर अब बता सकते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया गया सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन सी है यहाँ पे दिया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसी प्रकार के आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में भी। पृथ्वी को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं ना, क्योंकि हम इस पर निवास करते हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। यहाँ पे थोड़ी इस प्रकार से नहीं होती, बल्कि ये थोड़ी चपटी होती है इस प्रकार से। आप रियलिटी में इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी का जो है, तो इसी कारण से इसे जियोड भी कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहते हैं हम, जियोड। अंतरिक्ष से देखेंगे आप इसे तो इस प्रकार से ये नीला दिखेगा, क्योंकि इसका 2/3 जो भाग है ना, 71% क्या है, इसका जल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जब अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो तस्वीरें इस तरह से आपको दिखेगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के, क्योंकि यह हमारे उपग्रह हैं। आप इस तस्वीर में देखेंगे तो चंद्रमा की जो स्थिति है, आप देखिए इसका आकार सूर्य और पृथ्वी से काफ़ी छोटा है ना।
लेकिन यह फिर भी यह काफ़ी, जैसे कि आप पूर्णिमा के दिन देखते होंगे तो ये सूर्य से भी ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे जो सूर्य है उससे काफ़ी नज़दीक में है। जैसे कि सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि यह 3,84,000 किलोमीटर ही दूर अवस्थित है पृथ्वी से, जिस कारण से यह क्या है, पूर्णिमा के दिन आप देखते होंगे काफ़ी बड़ा दिखता है चंद्रमा। आप इस चंद्रमा को देखेंगे तो ये जो है हमारे जो पृथ्वी है उसके साथ ही ये चक्कर लगाता है। जैसे कि ये जो चंद्रमा है तो लगभग 27 दिन में यह चक्कर लगाता है, लेकिन यह 27 दिन में चक्कर तो लगाता ही है, तो इसका एक और पक्ष जो होता है वो हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि पीछे वाला पक्ष जो होता है उसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर तो लगाता ही है, प्लस 27 दिन अपने ये जो अक्ष पर घूमने में भी चक्कर लगाता है, जिस कारण से ये धीरे धीरे घूमता और ये पृथ्वी के साथ ही घूमता है। जिस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है उसी प्रकार से, यानी कि ये एक साथ घूमने के कारण क्या होता है कि इसके जो दूसरे पक्ष है उसको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यह 27 दिन में तो खुद पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और ये 27 दिन अपने अक्ष का भी चक्कर लगाता है। तो समझ गए इसका एक पक्ष क्यों देखा जाता है चंद्रमा का। यहाँ पे देखिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण कि इसके केवल एक पक्ष को ही हम देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे पाए जाते हैं, जो आप देख सकते हैं। चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं ये छाया बन जाती है, तो इसका एक प्रमाण है कि इस पर गड्ढे वगैरह बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। यह क्या है? यह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे बड़े पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्या कहा जाता है? यह क्षुद्र ग्रह। ये जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उनके बीच अवस्थित है, यानी कि इनके बीच में अधिकांश क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ा था वेनु क्षुद्र ग्रह के बारे में, पढ़ा था ना, वेनु एस्ट्रॉयड के बारे में, जिस पर किसने भेजा था? नासा के द्वारा भेजा गया था ओसिरिस रेक्स मिशन। इसे 2016 में भेजा गया था और अब यह 2020-21 में सैंपल लेकर के 11 मई को हमने पढ़ा था, 11 मई को सैंपल लेकर के अब यह धरती पर आ रहा है, और इसे आने में अभी 2 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि ये जो पृथ्वी से 2 मिलियन दूरी पर अवस्थित है, 2 मिलियन किलोमीटर। तो ये जो आप देख सकते हैं ये वाला एस्ट्रॉयड, ये जो मंगल और बृहस्पति वाला जो क्षेत्र है इसमें आप देखिए कितने सारा एस्ट्रॉयड है, ये क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है उल्का पिंड। उल्का पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या है? उल्का पिंड है। और जो हमने क्षुद्र ग्रह पढ़ा था वो क्या है? ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं, जबकि जो उल्का पिंड होते हैं वो सूर्य के नज़दीक में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे मेट्रॉयड है, मेट्योर और मेटोराइट। ये देखिए मेट्रॉयड जो होते हैं इस प्रकार से हमारे वायुमंडल यानी कि स्पेस ये तो है वायुमंडल से ऊपर, लेकिन जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये कहते हैं मेट्योर। तो आप जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करता है वो क्या होता है कि ये जो घर्षण होती है, जैसे कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये घर्षण होता है जिस कारण से यह जल उठता है। तो आपने देखा होगा जलते हुए। और इसके अलावा जब ये धरती पर आ जाता है तो ये क्या होता है? मेट्रॉयड कहलाता है। तो आप समझ मेट्रॉयड, मेट्योर और मेट्रॉयड में क्या अंतर है ना। नेक्स्ट है धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु अपेक्षाकृत छोटे एवं अनिश्चित आकार के पिंड होते हैं, और ये प्रणाली के निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि सौर प्रणाली जो होता है उसके निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही निर्मित हुए थे और आज भी विद्यमान है। ये वे सौर मंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं, यानी कि सूर्य निर्माण की प्रक्रिया के समय ही इस प्रकार के धूमकेतुओं का निर्माण हुआ था। धूमकेतु की नाभिक का जो विस्तार होता है वह 100 मीटर से लेकर के 40 किलोमीटर से अधिक तक होता है। इसके अलावा धूमकेतु में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जैसे कि मेथनॉल, हाइड्रोजन, साइनाइड, फॉर्मेहाइड, इथेनॉल और इथेन। इसके अलावा कई कुछ अम्ल भी इसमें पाए जाते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आता है तो सौर विकिरण के प्रभाव से इसके ऊपरी सतहों की गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है।
इसके अलावा धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है नाभि, दूसरा कोमा और तीसरा होता है पूंछ। इनकी यह विशेषता होती है कि जब ये सूर्य से दूर होते हैं तो ठंडे होते हैं, है ना। सूर्य से दूर हैं तो वे ठंडे होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य के नज़दीक आते हैं वो बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणाम से बड़ी मात्रा में जो होती है धुलकन वो जल उठते हैं और गैसें निकलती हैं, और इन गैसों को क्या कहा जाता है, ये कोमा। तो आप समझ गए धूमकेतु, कोमा और ये पूंछ क्या है। दरअसल ये जैसे इसे धूमकेतु है तो जैसे आती यहाँ पर तो सूर्य के प्रभाव में तो ये जल उठती है। आपने देखा होगा इस प्रकार की आकृतियाँ कभी कभी आकाश में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये पूंछ एक प्रकार से पूंछ बन जाती है और कई किलोमीटर तक फैल जाती है, और जो धुआं बनते हैं यानी कि गैसों का वो क्या कहता है, कोमा। यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है आकाश गंगा के बारे में, है ना। यह क्या होता है कि लाखों तारों का एक समूह होता है। लाखों तारों का समूह है। या आपने कई बार आपने आकाश में एक सफ़ेद पट्टी के तरह सा देखा होगा, है ना। तो ये जो सफ़ेद पट्टी है इसमें कई तारे, इसमें एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों तारे इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, यह हमारा आकाश गंगा है। आकाश गंगा यह लाखों तारों का समूह होता है। आकाश में एक ओर से दूसरी ओर सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या एक ओर से दूसरी ओर ये चमकदार है ना रास्ता, तो ये क्या है, ये आकाश गंगा है। और हमारा जो सौर मंडल है वह किसका भाग है, इसी का, यानी कि ये जो आकाश गंगा इसी का एक भाग है। मान लीजिए ये आकाश गंगा है, तो इसमें एक छोटा सा यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा सौर मंडल है। तो सोचिए जो पूरा आकाश गंगा कितना है, और इन कई सारे लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बनता है हमारा ब्रह्मांड। तो सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। जब हमारा पृथ्वी जब आप इतने बड़े लगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कितना होगा आप सोच सकते हैं। कोई इसका आकार नहीं है, वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड का आकार कितना है ना। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। कल जो चैप्टर होगा वो देश देशांतर संबंधित होगा, तो उसे हम जानेंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।